जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले वीडियो से फ़ोटोग्राफिक सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, हम ब्रॉडली उन सब्जेक्ट्स को किन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, उनको शूट करने की अप्रोच क्या होगी, उसके लिए किस किस्म का इक्विपमेंट दरकार होगा। तो ये सारी बातें हम पिछले वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बार जो कैटेगरीज़ हमने डिस्कस की थी उनमें स्पोर्ट्स और एक्शन फ़ोटोग्राफी था, वेडिंग्स थी और उसके अलावा फ़ोटो जर्नलिज़म था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं कहीं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज जिन सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं उनमें शामिल हैं पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उमूमन ऐसा होता है कि जब भी आप पोर्ट्रेट्स शूट करना चाहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो फ़ोटो में अच्छा लगे, या अगर वो पोर्ट्रेट्स आप किसी प्रोजेक्ट के तहत शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस पोर्ट्रेट में आप एक करेक्टर दिखाना चाहें। उमूमन पोर्ट्रेट आपको सब्जेक्ट ही कमीशन करेगा, वो ही आपको कहेगा कि मुझे पोर्ट्रेट्स निकलवानी है, या कोई क्लाइंट आपसे कहेगा कि हमें इस किस्म की पोर्ट्रेट्स चाहिए। तो लाजमी सी बात है कि जब कोई शख्स आपसे ख़ुद कहे कि मुझे अपनी तस्वीरें निकलवानी है तो वो उन तस्वीरों में अच्छा ही लगना चाहता है। लेकिन अगर आपको कमीशन किसी मैगज़ीन की तरफ से किया गया है या कोई कंपनी है तो फिर वो आपसे कह सकते हैं कि हमें इस किस्म का करैक्टर चाहिए, हमारी थीम इस किस्म की होगी और उस थीम के हिसाब से हमारा जो सब्जेक्ट है उसका करैक्टर इस तरह दिखना चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये तस्वीर कहाँ यूज़ होंगी। जैसे कि मैगज़ीन है या कोई थीम बेस्ड शूट है तो आपको अपनी प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। अब पोर्ट्रेट्स शूट करने के लिए आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। पोर्ट्रेट्स इंडोर भी शूट किए जाते हैं और आउटडोर भी शूट किए जाते हैं। पोर्ट्रेट्स को इंडोर शूट करना निस्बतन आसान होता है क्योंकि लाइटिंग आपके कंट्रोल में है, सेटअप आपके कंट्रोल में है, आप हर चीज़ जैसी चाहें वैसी प्लान कर सकते हैं और इसी वजह से इंडोर पोर्ट्रेट्स काफ़ी क्लीन और आसान होते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो मॉडल नहीं है तो उसके लिए ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल लुकिंग इन्वायरमेंट होगा, वो इतना रिलैक्स ना कर पाए। तो एक कम्युनिकेशन भी आपको बनानी पड़ती है अपने क्लाइंट के साथ, उसको इजी फील करवाना पड़ता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए और आपके शूट में आसानी हो। वहीं पोर्ट्रेट्स आउटडोर भी हो सकते हैं, किसी लोकेशन पे हो सकते हैं, पार्क में हो सकते हैं, कोई यूनिक सी लोकेशन हो वहाँ हो सकते हैं, घर के अंदर हो सकते हैं, ऑफिस के अंदर हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है वो वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल भी फ़ील करे और ये भी कहे कि उसका जो करैक्टर वो पोर्ट्रे करना चाहता है वो ज़्यादा खुलकर उसी इन्वायरमेंट में सामने आता है। आपका क्लाइंट एक प्रोफेशनल मॉडल भी हो सकता है या कोई आम शख्स भी हो सकता है, तो उनसे कम्युनिकेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। उनको रिलैक्स करवाना, उनको इजी फील करवाना, ये काम भी आपको आने चाहिए। तो आपके पीपल्स स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी नेचर जो है वो फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि आप उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकें। ज़्यादा इंस्ट्रक्शन से कुछ लोग घबरा जाते हैं कि मैं अच्छा नहीं कर रहा, तो उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस भी देनी पड़ती हैं। तो आपके पीपल्स स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत काम आएंगे। लोगों को डायरेक्ट करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि थोड़ा सा टर्न लेफ़्ट कीजिए तो वो आपका लेफ़्ट है या सब्जेक्ट का लेफ़्ट है, तो आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए। कोई भी इंस्ट्रक्शन देने से पहले पहले उनको इनकरेज कीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और ये कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। जितना आप अपने सब्जेक्ट्स को रिलैक्स फील करवा सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, वरना आपके फ़ोटोज़ में आपका सब्जेक्ट स्टिफ फील करेगा और ऐसा लगेगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है। अब अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो अक्सर लोग जूम लेंसेज को पोर्ट्रेट्स के लिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो लुक आती है और जो बोके आता है वो बहुत अच्छा लगता है पोर्ट्रेट्स में, स्पेशली अगर आप जूम लेंसेज यूज़ कर रहे हैं। वरना थोड़ी नेचुरल लुक के लिए 35 mm जो है वो भी एक अच्छी चॉइस है।
कभी कभी आप वाइड एंगल लेंसेज भी पोर्ट्रेट्स के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन वो कॉमिकल लुक फील करवाने के लिए या करेक्टर की रिक्वायरमेंट है और वो बहुत क्लोज और डिस्टॉर्टेड फील करवाना है, तो ऐसी चीज़ों में आप वाइड एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाइड एंगल का पोर्ट्रेट्स में यूज़ जो है वो बहुत स्पेसिफिक रीजंस की वजह से है। अगर आप कोई वाइड एंगल लेंस यूज़ नहीं करते, आप ओन नहीं करते, तो इट्स परफेक्टली फ़ाइन। आपके 90% जॉब्स जो होंगी उनमें आपको किसी वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास स्पेशली सॉफ्ट लाइटिंग का कलेक्शन होना चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट बॉक्सेस हो गए, अम्ब्रेलाज हो गई। तो जितनी सॉफ्ट लाइटिंग आपके पास है उतना ज़्यादा पोर्ट्रेट्स के लिए अच्छा है। आप बड़े से ऑक्टा बॉक्सेस या ब्यूटी डिश वगैरह का इस्तेमाल अक्सर और बेशतर करेंगे अगर आप स्टूडियो में शूट कर रहे हैं। इवन अगर आप आउटडोर भी शूट कर रहे हैं तो ये सॉफ्ट लाइटिंग आपको वहाँ पर भी काम आएगी, ताकि आप लाइटिंग को अच्छे से बैलेंस कर सकें। कभी कभी आप हार्ड लाइट भी यूज़ करेंगे या दूसरे किस्म के मॉडिफायर्स भी यूज़ करेंगे फॉर स्पेसिफिक रीजंस और स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स के लिए। ज़्यादातर जो है वो पोर्ट्रेट्स में सॉफ्ट लाइट को पसंद किया जाता है, स्पेशली अगर वो ब्यूटी पोर्ट्रेट्स हैं। हार्ड लाइट जो है वो करैक्टर बेस्ड जो पोर्ट्रेट्स हैं उनमें ज़्यादा काम आती है। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो बेहतरीन टाइमिंग्स जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग्स होते हैं या फिर इवनिंग्स में होती हैं। मिड डे जो है वो रोशनी के एतबार से, लाइटिंग के एतबार से आपका वर्स्ट टाइम ऑफ द डे होता है। लेकिन आप शूट कर सकते हैं, आपको बस ये है कि थोड़ा सा लाइटिंग का ख़याल रखना पड़ेगा और जो लोकेशंस ढूंढनी पड़ेंगी वो ऐसी हों कि ताकि आपकी तस्वीर फ्लैटरिंग दिखे। सनराइज़ के बाद या सनसेट से पहले का जो हाफ़ एन आवर होता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस लोकेशन पे हैं, दुनिया में किस जगह मौजूद हैं, कहीं पे ये जो हाफ़ एन आवर है वो 40-45 मिनट्स हो सकता है। कुछ कंट्रीज़ में ये हो सकता है कि 15-20 मिनट्स का हो, जिसे हम गोल्डन आवर भी कहते हैं। वो टाइम भी जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी होती है पोर्ट्रेट्स वगैरह के लिए। और मिड डे में जब सनलाइट बिल्कुल आपके टॉप से आ रही है तो ये फ्लैटरिंग लुक नहीं होता। आपके नोज़ और चिन के नीचे बहुत हार्ड शेडोज़ आते हैं, आइज़ के नीचे शेडोज़ आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। तो आपको कोई शेड ढूंढना पड़ेगा, आपको फिल लाइटिंग यूज़ करनी पड़ेगी ताकि आप उन पोर्ट्रेट्स को अच्छा दिखा सकें। आपके पास लाइट मॉडिफायर्स का कलेक्शन होना चाहिए, डिफ्यूज़र्स होने चाहिए, सॉफ्ट बॉक्सेस एंड अम्ब्रेलाज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले हैं शूट करने वाले, तो फिर आपकी कोशिश यही होगी कि आप अपना इक्विपमेंट जो है वो मिनिमम रखें और बिल्कुल एक कोई छोटा सा ब्यूटी डिश हो या सॉफ्ट बॉक्स हो जिसको आप यूज़ करें और कम से कम कैरी करें, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप पोर्ट्रेट्स में अक्सर ट्राई करेंगे वो होगी कैच लाइट। जो आपकी आँख में जो लाइट की रिफ्लेक्शन आती है उससे आपकी आँखें बहुत अच्छी दिखती हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई रिफ्लेक्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो इस चीज़ का काम करे कि वो आपके बॉडी के थोड़ी सी करीब हो और वो रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो आँख में भी दे सके और फिल लाइटिंग का काम भी कर सके। अब अगर हम लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी की बात करें तो लैंडस्केप फ़ोटोज़ का बहुत वाइड रेंज है, उनका यूज़ भी बहुत वाइड रेंज में होता है। वो इकोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में भी यूज़ होते हैं, एजुकेशनल पर्पस में भी यूज़ होते हैं और लैंडस्केप फ़ोटोज़ बिकते भी बहुत हैं। टूरिज़म पर्पस और प्रमोशंस के लिए भी लैंडस्केप फ़ोटोज़ का यूज़ होता है। और दूसरी बात ये कि लैंडस्केप फ़ोटोज़ जो हैं वो अक्सर टाइमलेस होते हैं, तो उनकी जो लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ, उनके बिकने की लाइफ वो बहुत लॉन्ग होती है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस ना भी हो तो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी जो है वो बहुत मेडिटेटिंग है। आप नेचर को एंजॉय भी करें और तस्वीर भी लें और वहाँ पे मेडिटेट और सुकून से आप बैठ के काफ़ी वक्त जो है गुजार सकते हैं और उस वक्त में बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर भी ले सकते हैं। उस लोकेशन पे आप क्या फ़ील करते हैं, आप वो फीलिंग्स आप अपने फ़ोटोज़ के ज़रिए
एम्फसाइज़ कर सकते हैं कि बेसिक सीन तो ऐसा है लेकिन मैं इसे ऐसा दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक आर्ट होगा एक आर्टिस्ट का कि वो किस तरह लैंडस्केप फ़ोटोज़ को वैसा दिखाना चाहता है जैसा उसने सोचा है या जैसा वो फ़ील कर रहा है। आप उन्हें खूबसूरत दिखाना चाहते हैं या ड्रामेटिक टच देना चाहते हैं, ये एक आपकी आर्टिस्टिक चॉइस और स्टाइल होगा। कभी कभी लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी में हम खूबसूरती की बजाय अपोज़िट चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं और ऐसी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं जिनसे हमें डर लगता हो, हम थ्रेटन फील करते हों, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंटल चेंज है, कोस्ट लाइंस किस तरह ख़राब होती जा रही हैं, पावर्टी से किस किस्म का हमारे लैंडस्केप पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बर्निंग जंगल्स हैं, सी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें भी आप लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी में दिखा सकते हैं। अगर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी की अप्रोच की बात करें तो इवन दो ये देखने में तस्वीरें बहुत सिंपल सी लगती हैं, लेकिन जब आप लेने जाएंगे तो ये इतनी आसान नहीं होती। फ़ोरग्राउंड में छोटी छोटी सी रॉक्स पड़ी हैं लेकिन आप उन पे एम्फसाइज़ करना चाहते हैं, उनको बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आप एक वाइड एंगल लेंस भी यूज़ कर सकते हैं और उनको बहुत करीब से शूट करें ताकि वो बड़ी दिखें और बाकी का एनवायरनमेंट जो है वो उसके मुकाबले में उस प्रोपोर्शन में छोटा दिखे। याद रखें कि जब भी आप वाइड एंगल लेंसेज यूज़ करते हैं तो चीज़ें आपको एग्जैजरेटेड लगती हैं जितनी कि वो इन रियल लाइफ नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफ़िक चीज़ को आइसोलेट करके सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं तो फिर आप जूम लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केप फ़ोटोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, उसमें फ्लावर्स भी हैं, उसमें पानी भी है, उसमें माउंटेन्स भी हैं। अब इन सारी चीज़ों को कैसे सम अप करना है, किसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है, सिर्फ़ एक फ़ोटोग्राफ के अंदर, ये आपका आर्टिस्टिक टैलेंट जो है, ये इसमें भी आपका काफ़ी यूज़ होगा। और इतनी सारी चीज़ों में आपका मेन फ़ोकस किस चीज़ पे होगा? आप फ़ोकस पानी के ऊपर कर रहे हैं, उन फ्लावर्स के ऊपर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लाइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी में। डिफरेंट टाइम ऑफ द डे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेंगी, मिड डे में डिफरेंट दिखेंगी, इवनिंग में डिफरेंट दिखेंगी, लाइट की डायरेक्शन की वजह से डिफरेंट दिखेंगी। तो अक्सर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं वो दिनों तक, कभी कभी तो हफ्तों महीनों तक सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि कौन सा सीज़न अच्छा है, कौन सा वेदर अच्छा है, कौन सी टाइमिंग और लाइटिंग अच्छी है जिस वक्त हम ये तस्वीर लेना चाहते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपको नेचर से प्यार भी होना चाहिए ताकि आप अक्सर बाहर निकलें, उन जगहों को ऑब्ज़र्व करें, उनकी सारी डिटेल्स आपको पता हों कि किस सीज़न में किस तरह वो दिखती हैं, लाइटिंग कहाँ से होती है, किस टाइमिंग्स पे किस किस्म की लाइटिंग है वहाँ पे, और फिर उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करेंगे। उसके अलावा हॉराइज़न लाइन का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। जो प्रोपोर्शन आप देना चाहते हैं स्काई वर्सेस अर्थ का, इन चीज़ों का भी आपको बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा। अब अगर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के लिए इक्विपमेंट की बात करें तो बिगर इज़ बेटर। मीडियम फॉर्मेट सेंसर्स हो गए या लार्ज फॉर्मेट सेंसर्स हो गए, वो तो बेस्ट हैं, लेकिन अक्सर लोगों के पास ज़ाहिर सी बात है कि उनका एक्सेस नहीं होगा। तो आपकी फुल फ्रेम कैमरास जो हैं वो डीएसएलआर हों या मिररलेस हों, वो भी अच्छे फ़ोटोज़ ले सकती हैं। लेकिन याद रखें कि जितना बड़ा सेंसर आपके पास है उतनी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स आप कैप्चर कर सकेंगे। लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वाइड एंगल लेंसेज भी आपके लिए मस्ट होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हो सकता है कि आप वाइड एंगल लेंसेज ही यूज़ करेंगे और जितना उस व्यू को एग्जैजरेट आप कर सकें वो थ्रू वाइड एंगल लेंसेज करेंगे।
आप पैनोरामिक कैमरास भी देख सकते हैं, उनमें ये ख़ुसूसियत होती है कि वो जो तस्वीर लेती हैं वो पैनोरामिक होती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भी आ जाती हैं। उसके अलावा अच्छे ट्राइपॉड्स भी आपके लिए ज़रूरी होंगे। आप अक्सर ट्राइपॉड्स का यूज़ करेंगे। आपके लिए रिमोट्स भी ज़रूरी होंगे, स्पेशली अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स ले रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास रिमोट्स भी होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एक अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए फ़िल्टर्स की, जिनमें स्पेशली नेचुरल डेंसिटी, एनडी फ़िल्टर्स और पोलराइजिंग फ़िल्टर्स तो लाजमी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उससे आप रोशनी के रिफ्लेक्शंस अवॉइड कर सकेंगे, स्पेशली जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा जैसे पानी हो गया, और जो इन्वायरमेंट के कलरफुल रिफ्लेक्शंस हैं वो आप कैप्चर कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ अच्छा बनाते रहिए। गुड लक।